बात सभी को जो लोग जुड़े हैं अब तक, उनसे दरख्वास्त है कि उनके साथी अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज उनको कॉल करके जुड़ने के लिए कहिए। हम वेबिनार अभी शुरू कर रहे हैं। तो मैं वेबिनार शुरू करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है बाम्बू बाम्बू नर्सरी स्थापना एवं वृक्षारोपण। और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कैलाश आंधळे सर। ये विषयगत कार्यकारी अधिकारी के तौर पे वाइफ में काम कर रहे हैं। और इन्हें 19 साल से भी अधिक का अनुभव है इस क्षेत्र का। अ, ये सर अंदर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना वेबिनार शुरू कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स के लिए एक सूचना है कि आपके जो कुछ भी प्रश्न है इस वेबिनार से रिलेटेड स्पेसिफिकली, वो अंत में लिए जाएंगे, ये वेबिनार खत्म होने के अंत में। और आपके क्वेश्चंस जो है आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको फैसिलिटी वो कंफर्टेबल नहीं लगती है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हम आपको बोलने का मौका देंगे। लेकिन ये पूरा वेबिनार खत्म होने के बाद, वेबिनार के अंत में आपके क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे। यस आंदर सर, आप वेबिनार शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। सुप्रभात सबको। जैसे मैडम ने कहा कि आज का जो वेबिनार का जो सब्जेक्ट है, बाम्बू नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट एंड प्लांटेशन। तो पहला हम बात करेंगे कि अबाउट बाम्बू, बाम्बू के बारे में। तो बाम्बू जो है कि वो टिपिकली एक फास्ट ग्रोइंग ग्रास है एक्चुअली। और वो पेरिनियल्स है। पेरिनियल्स का मतलब है इसका जो लाइफ है वो जब तक उसको फ्लावरिंग आते नहीं तब तक वो चलता रहता है। कि रिकॉर्ड में तो 120 साल तक बाम्बू का लाइफ रिकॉर्ड हुआ है। ये जो बाम्बू है वो ग्रासी फैमिली से आते पहुंचे। कल से अभी जो अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो 1439 डिफरेंट स्पीसीज है। लेकिन इंडिया के अगर हम भारत के अगर हम बात करते हैं तो भारत में 125 डिफरेंट स्पीसीज रिकॉर्ड हुआ है। बाम्बू जो बाम्बू के बारे में अगर हम ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो बाम्बू इज सेकंड। बाम्बू का जो कल्टीवेशन है इंडिया में, बाम्बू इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाम्बू नेक्स्ट टू चाइना। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो अभी बहुत कम है। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत जरूरत है। क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में भी बाम्बू का कल्टीवेशन होना या प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है। और आमतौर पे जो हम बाम्बू की जो कल्टीवेशन करते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। तो इसमें सुधार होने की जरूरत है। और वो जो बात है वो आज हम इस वेबिनार में उसको संबोधित करेंगे। बाम्बू, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाम्बू इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ग्रास है। और जो रिकॉर्ड में जो है कि एक दिन में या 24 आवर्स में 1 मीटर तक बाम्बू का ग्रोथ हुआ है। द बाम्बू मल्टीपल यूजेस है बाम्बू के। फर्स्ट तो ये कि बाम्बू दे रॉ लीव्स आर यूजफुल फॉर फॉडर फॉर लाइव स्टॉक है। मोस्ट बाम्बू फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स वंस इन देयर लाइफ। जैसा मैंने कहा कि जब बाम्बू को फ्लावर आता है तो सीड फॉर्मेशन होता है। और सीड फॉर्मेशन तो होने के बाद बाम्बू का जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है। तो और ये जो सीड्स है या फ्लावरिंग है बाम्बू के, उसके लाइफ टाइम में एक ही बार आता है। जैसे ही उसको फ्लावरिंग होता है, सीड होता है, तो बाम्बू का लाइफ खत्म हो जाता है। बाम्बू फाइबर्स आर इवन यूज्ड इन फैब्रिक्स है। वो एक इम्पोर्टेंस है, उसका एडवांटेज है। बाम्बू शूट्स आर ए गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अमीनो एसिड से एंड फाइबर से, जैसे मैंने कहा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में यूज आता है, फर्नीचर में यूज होता है, टिम्बर के तौर पर यूज होता है, हैंडीक्राफ्ट्स में यूज होता है, कपड़ा बनाया जाता है, चारकोल बनाया जाता है, मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। तो ये बताने की जो मेन बात जो है कि बाम्बू है मल्टीपल पर्पज या मल्टीपल उसका यूजेस है। इसको ध्यान में रखते हुए भी बाम्बू का कल्टीवेशन मायना रखता है या होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज विड्रॉल ऑल फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम बाम्बू। ये सबसे बड़ी बात है। 2017 में उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे गवर्नमेंट के, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ब्रिटिश एक्ट जो था उसमें सुधार किया गया। उसके ये जो क्लॉज है उसके कारण भी इसके पहले बाम्बू का जो कल्टीवेशन या प्लांटेशन लार्ज स्केल पे होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो वो जो सेक्शन था कि उसके पहले बाम्बू एज ए ट्री के तौर पे इस सेक्शन में था।
सेक्शन 27 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, और वो उसको अमेंडमेंट कर दिया। और ये जो अमेंडमेंट था कि बाम्बू इज नो लॉन्गर अ ट्री एंड फेल बाम्बू टू इज नॉट टिम्बर, वो ट्री भी नहीं और टिम्बर टिम्बर में भी नहीं आएगा। इसके कारण उसके ऊपर के जो फॉरेस्ट के एक्ट के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो अभी हट गए। तो बाम्बू कोई भी आम आदमी लगा सकता है और उसका ट्रांसपोर्ट कर सकता है। उसके लिए उसका जो पास लगता था या फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन है वो अभी हट गए। तो बाम्बू का जो प्लांटेशन है हम होम स्टेड में भी कर सकते हैं, फेंसिंग में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी लैंड में भी कर सकते हैं, स्मॉल प्लॉट ऑन प्राइवेट लैंड में भी कर सकते हैं, या लार्ज प्लॉट पे प्राइवेट लैंड पे भी हम कर सकते हैं, और एक अच्छा यील्ड हमें इससे मिलता है। ये हुआ बाम्बू के बारे में। और बाम्बू एंड क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में थोड़ा हम एक स्लाइड में इसमें बात करेंगे। तो जैसा कहा कि बाम्बू एज ए फास्ट ग्रोइंग तो है ही, उसके साथ रीजनरेशन सुपर पावर है उसका। कटिंग के बाद फिर आता है, कटिंग के बाद फिर आता है, जब तक उसको फ्लावरिंग नहीं आती तब तक उसको उसका न्यू शूट जो है वो आता रहता है। उसके बाद रिलीज 35% मोर ऑक्सीजन देन एन इक्विवेलेंट स्टैंड ऑफ ट्रीज, उसकी इसके बराबर अगर हम कल्टीवेशन अदर ट्रीज का अगर हम करते हैं तो 35% मोर ऑक्सीजन रिलीज बाम्बू करता है। बिकॉज ऑफ दिस प्लांटिंग बाम्बू इज अ ग्रेट वे टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट एंड हेल्प फाइट ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन टूल के तौर पे या सॉइल कंजर्वेशन में भी बाम्बू का अहम रोल है, क्योंकि बाम्बू, अगर बाम्बू का एक क्लम्प जो रहता है कैन बाइंड अप टू 6 to 7 क्यूबिक मीटर सॉइल वो बाइंड करके रखता है। तो वो सॉइल इरोजन जो होता रहता है, जो हेवी रेनफॉल के कारण जो मिट्टी जो बह जाती है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है बाम्बू कल्टीवेशन में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी बाम्बू का कल्टीवेशन हमें करना जरूरी है। उसके साथ साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो 1 हेक्टर ऑफ बाम्बू फॉरेस्ट में सिक्वेस्ट 12 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन एन्युअली। ये भी एक सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू में। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी बाम्बू जो है वो टॉलरेट कर लेता है। जैसा हेवी हेवी रेनफॉल अगर होता है या विंड आता है, तो या बारिश कम होता है या ज्यादा होता है, लेकिन बाम्बू का जो प्लांटेशन है वो स्टैंड अलोन रहता है, तो उसमें ज्यादा कुछ उसको दिक्कत नहीं आता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी बाम्बू का प्लांटेशन सक्सेसफुली हम कर सकते हैं या सक्सेस होता है। और उसके साथ साथ वुड कैन बी सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय बाम्बू। जैसे कहा कि वो टिम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू भी बाम्बू इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ वुड लगता है उस जगह पे भी बाम्बू हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा कि उसका यूजेस डिफरेंट होम कंस्ट्रक्शन में वगैरह अभी भी करते हैं लोग, या करने में बहुत सारा पोटेंशियल है। रिड्यूसिंग, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग फॉइल फ्यूल डिपेंडेंस जो है उसमें बाम्बू ऑफर्स रिन्यूएबल बायोमास एनर्जी, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। इट प्रोवाइड सस्टेनेबल बायो एनर्जी फॉर कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड अल्टरनेटिव डिफॉरेस्टेशन प्रेशर। तो बाम्बू का जो बायोमास है उसमें से भी हम एक अच्छी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे तो क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंस है। उसके साथ थोड़ा हम एक स्लाइड या थोड़ा डिस्कशन हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी करेंगे। तो बाम्बू के दो टाइप रहते हैं, एक रनर टाइप ऑफ बाम्बू है और दूसरा क्लम्पिंग टाइप ऑफ बाम्बू है। जिसको रनर रनर टाइप जब बाम्बू जो है उसको मोनोपोडियल कहते हैं, और दूसरा जो है सिम्पोडाइल कहते हैं। तो ये दो जो बाम्बू है, तो दो अगर हम पिक्चर में भी अगर देखते थे दोनों टाइप इंडिया में देखे जाते हैं। और तो ये समझना चाहिए कि बाम्बू को किस टाइप का है, रनर टाइप का या क्लम्पिंग टाइप का बाम्बू है। ये बाम्बू का अगर हम ब्लॉक प्लांटेशन करते हैं तो ऐसा हमें दिखता है। जो बाम्बू का काम जो हम बायब में जो किया है और महाराष्ट्र में हमने शुरू शुरू किया है उसकी कुछ फोटोग्राफ्स है। एक ये है पेट का जो नासिक का जो कैंपस है उसमें हमने बाम्बू का जम प्लाजम प्लॉट एस्टेब्लिश किया है। वहाँ 10 डिफरेंट स्पेसीज का प्लांटेशन हुआ है। ये जो है डहानू में हमने एक एसबीआई प्रोग्राम के तहत इसका अपना बाम्बू का जम प्लाजम प्लॉट एस्टेब्लिश किया है। ये जो फोटोग्राफ में जो बाम्बू का ग्रोथ हम देख रहे हैं तो 2 साल का बाम्बू है।
बाम्बू का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। तीसरा जो है कि डहाणू में है तीसरे प्रोग्राम में हमने किया अभी जस्ट इस जो जुलाई अगस्त में 23 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका अभी का लेटेस्ट फोटोग्राफ से। दूसरा जो पोटेंशियल वैरायटीज या स्पीसीज बायोप लेवल पे आइडेंटिफाई किया है तो 10 स्पीसीज आइडेंटिफाई किया है। तो ये जो डिफरेंट 10 10 स्पीसीज है उसमें भी दो स्पीसीज को हम ज्यादा तौर पे आगे लेके जा रहे हैं कि मानगा जो 1 नंबर का है डेंड्रोकैलामस टॉक्साई वो फर्नीचर के लिए यूज होता है कंस्ट्रक्शन में यूज होता है मल्टीपल यूजेस है उसका और लंबाई बहुत अच्छी है और रनर टाइप में आता है क्लम्पिंग में नहीं आता सर नहीं आता है। दूसरा जो 8 नंबर का जो है बाम्बूसा टुल्डा जो है मेजरली उसका जो यूटिलाइजेशन होता है तो अगरबत्ती स्टिक के लिए ये टुल्डा बाम्बू जाना जाता है इंडिया में। जो अभी भारत में या इंडिया में इसका जो अगरबत्ती स्टिक का इस स्टिक का जो शॉर्टेज चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र ने भी इसको लार्ज स्केल पे अभी प्रमोट करना शुरू कर दिया है तो इसलिए हमने भी बायोप लेवल पे इसको अभी हम प्रमोट कर रहे हैं। अगरबत्ती स्टिक या इस स्टिक का अभी हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है तो भविष्य में इसका जो प्रोक्रूमेंट है वो या नीड है वो इंडिया में होना चाहिए इसलिए हमने भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो ये भी दूसरा है कि आगे जाके हमारे जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है पीओज जो है उसका अगर रिसेंट स्टिक का एक यूनिट जो है वो अगर वो शुरू करते हैं तो इसको अच्छा स्कोप है। उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट में मल्टी मल्टी पर्पज यूज है बाम्बू से टुल्डा और मानगा तो दोनों दो दो स्पीसीज को हम आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद जो आता है कि बाम्बू का नर्सरी नर्सरी की जरूरत क्या है नर्सरी के कितने टाइप से नर्सरी कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है और हमारा एक्सपीरियंस क्या है। तो नीड ऑफ बाम्बू नर्सरी जो है कि एक तो बाम्बू का सीड्स है जैसा शुरू में ही कहा था हमने कि बाम्बू का जो सीड है उसके लाइफ में वंस वंस उसको हमें मिलता है तो उसका अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और उसमें भी जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आता है इसलिए नर्सरी होना नर्सरी अगर हम करते हैं तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इन टाइम हमें मिलता है। तो इसलिए भी नर्सरी जरूरत है। दूसरा कि नर्सरी का जैसे बाम्बू का लाइफ जो है वो 10 साल से 60 ईयर्स या 100 ईयर्स होता है तो उसमें एक बार ही उसको फ्लावर्स आता है तो सीड रेगुलरली मिलता नहीं यार जैसे हमें एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर से बहुत सारे लेकिन उसमें अवेलेबल नहीं रहता है इसलिए पहले अवेलेबल करके हमें टाइमली उसका अगर नर्सरी रेज करते हैं तो हमारा प्लांटेशन प्रॉपर टाइम से या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमें मिल जाएगा। नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट में 4 टाइप्स के नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट के टेक्निक्स है। पहला जो है कि एक ट्रेडिशनल मेथड है प्रोपोगेशन थ्रू राइजोम और ऑफसेट और उसको ऑफसेट भी कहा जाता है। दूसरा सेकंड जो है कि टिश्यू कल्चर से बाम्बू का प्रोपोगेशन किया जाता है। थर्ड जो है वो लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है कि सीड सोइंग बाय रेज बेड मेथड। और चौथा जो है कि अभी एस्टेब्लिश हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय क्लम कटिंग। तो चारों टाइप से किया जाता है लेकिन 1 नंबर का जो टाइप है वो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है और ज्यादा तो जो है प्रोपोगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर से किया जाता है सीड सोइंग से किया जाता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम फील्ड पे भी कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर में हमारा डिपेंडेंसी रहता है टिश्यू कल्चर लैब पे लेकिन सीड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम अपने ओन लेवल पे या लार्ज स्केल पे हम फार्मर्स के फील्ड पे कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सभी जो 4 टेक्निक्स है वो उसमें गौर करेंगे। पहला है कि ओल्ड मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है राइजोम और ऑफसेट मेथड। लिमिटेशन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोपोगल से क्योंकि उसका जो रूट का पार्ट निकाला जाता है और वो लगाया जाता है इसलिए जो ओरिजिनल बाम्बू का जो प्लांट है वो भी हैम्पर होता है और जो राइजोम है वो भी लिमिटेड मिल सकते हैं। लार्ज स्केल पे अगर हमें करना है कि 100 एकड़ में भी करना है या 20,000 या 50,000 प्लांट्स लगाना है तो इतना राइजोम हमें मिलता नहीं तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहता है। इट इज बेस्ट इट ऑफ इट इज बेस्ट इफ ऑफसेट जस्ट प्लांटेड इन रेनी सीजन। ये भी ऑब्स्टेकल्स है कि बारिश में ही हमें लगाना पड़ेगा तो ये वो सर्वाइवल का जो
परसेंटेज है वो ज्यादा आएगा और मॉर्टेलिटी कम होगी। इन केस ऑफ प्रोपोगेटेड ड्राई वेदर रेगुलर वाटरिंग में रिक्वायर्ड इन न्यू प्लांटेशन। तो ये थोड़ा इसका लिमिटेशन है, लेकिन ये भी एक टाइप है कि राइजोम से भी और या ऑफसेट से भी हम उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। सेकंड जो है कि टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर के जो सीडलिंग्स है उसमें से भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। तो वाइडली यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोन ऑफ ए प्लांट इन मेथड नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन के टाइप से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग प्रिपेयर टिश्यू कल्चर प्लांट्स, हमें जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा लैक्स में भी होगा तो हमें प्रोक्योर हो जाता है। द प्लांट्स produced by the application of tissue culture retain the power of disease और pest resistance रहता है। large number of plants can be produced in a short time। तो टिश्यू कल्चर का भी मेथड से हम फील्ड पे भी नहीं कर सकते, लेकिन ये मेथड से भी अभी फिलहाल प्रोपोगेशन किया जाता है या प्लांटेशन होता है। तीसरा जो है, अगर फील्ड फार्मर्स फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोपोगेशन थ्रू सीड हम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो फोटोग्राफ्स में हम जो देख रहे हैं कि डिफरेंट सीड के जो साइज है या टाइप्स है वो डिफरेंट टाइप्स का सीड्स बाम्बू के है। ये जो नीचे जो आम के या मैंगो जैसा सीड देख रहे हैं हम उसको मूली बाम्बू कहते हैं। एक तो इसका जो अगर हम एडवांटेज अगर देखते हैं तो इजी टू प्रोपोगेट है। जैसे हम राइस का सीड्स बनाते या सीडलिंग तैयार करते सेम टाइप से हम प्रोपोगेशन थ्रू सीड्स बाम्बू सीड का हम कर सकते हैं। इजी प्रोपोगेशन है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है उसमें। लार्ज स्केल प्रोपोगेशन पॉसिबल है। कॉस्ट ऑफ प्रोपोगेशन इज लेस इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। दूसरा एक है कि डिसएडवांटेज ऑफ सीड प्रोपोगेशन का है कि सेम सम बाम्बू स्पीसीज डू नॉट प्रोड्यूस सीड ऑफ द मदर प्लांट। ये कि कुछ बाम्बू के स्पीसीज है सीड, एक तो सीड प्रोड्यूस होता नहीं है या सीड प्रोड्यूस होता है लेकिन वो वायबल नहीं होता है। तो इस केस में हमें उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर ही ऑप्शन उसमें है, तो सीड प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। तो ईच एंड एवरी वैरायटी का सीड प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, एक इसका डिसएडवांटेज है। वायबिलिटी ऑफ बाम्बू सीड्स इज वेरी लो। ऐसा एक्सपीरियंस है कि बाम्बू का अगर सीड से प्रोपोगेशन हम करते तो अगर बाम्बू का जर्मिनेशन हुआ तो 90 मोर देन 90% होता है, अदर 10% भी नहीं होता है। और वो इस कारण पहला जर्मिनेशन टेस्ट करना बहुत जरूरी रहता है। तो वायबिलिटी ऑफ जो बाम्बू का सीड का जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, एक इसका रिस्क है या डिसएडवांटेज है। और लॉन्ग फ्लावरिंग इंटरवल है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो ये इस टाइप से हम सीड से प्रोपोगेशन, उसका जो प्रैक्टिसेस है सीड प्रोपोगेशन के वो हम थोड़ा देखते हैं। एक तो लैंड प्रिपरेशन है, जैसे शुरू में कहा कि रेज बेड पे हमें इसका लैंड प्रिपरेशन करना चाहिए। 1 मीटर उसका विड्थ और 6 to 7 मीटर उसका लेंथ होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा कि सीड सीड फंगिसाइड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसा 22 होगा या M45 जो है मैंको जेब जो है उसमें उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद सीड सोइंग करते, इरिगेशन एंड शेडिंग उसको जरूरत रहती है। दूसरा कि फर्टिलाइजर एंड नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स लेना जरूरी है। जैसे 1 नंबर फोटोग्राफ्स में हम देख रहे हैं कि रेज बेड करना है, रेज बेड के बाद सोइंग करने के बाद ये सेकंड फोटोग्राफ्स में हम देख रहे हैं कि विद इन 1 मंथ उसका जो जर्मिनेशन होके हमें प्लांट जो प्लांट दिख जाते हैं। उसके बाद 2 महीने में उसका जो सी जो रेज उसका जो रेजिंग हमने बेड पे किया है वो उसको उठा के हमें पॉलिथीन में फिर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो फिर ट्रांसफर करने के बाद एक 7 to 10 मंथ्स का जो प्लांटिंग मटेरियल रहता है वो हमें प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है। प्रोपोगेशन ऑफ सीड के कुछ फोटोग्राफ्स है, हम बायो लेवल पे जो नर्सरीज करते हैं बाम्बू के उसके। सेकंड जो या सर लास्ट प्रोपोगेशन मेथड जो है प्रोपोगेशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
इसमें अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट इसका जरूरत क्यों होता है, जैसे हमने शुरू में कहा कि जो सीड अवेलेबल अगर नहीं होता है तो उसका जो पोल रहता है उस पोल से भी या क्लम से भी हम उसका कटिंग करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम कर 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 सकते हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिसेस है, एक तो जो हमें बाम्बू पोल का चयन करना है या उसका सिलेक्शन करना है, तो 1 या 2 साल का ही बाम्बू बाम्बू का क्लम या जो पोल है हमें उसमें लेना है। अगर हम 3 साल 4 साल का अगर बाम्बू पुल या कौन सा भी बाम्बू पुल से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम आ जाता है। सर्वाइवल रेट जो जो रहता है वो फर्स्ट ईयर का बाम्बू या सेकंड ईयर का जो बाम्बू रहता है उससे ज्यादा आता है। तो फर्स्ट ईयर ईयर का या सेकंड ईयर का जो बाम्बू रहता है वो हम कैसे पहचान सकते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कलर कोडिंग हम कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का बाम्बू कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है। एक इजी इजी मेथड है। तीसरा, अगर हम तो आप थोड़े फील्ड में रेगुलर जाते हैं और बाम्बू प्लांटेशन देखते रहते हैं तो उसका कलर में थोड़ा वेरिएशन रहता है। टेंडर जो रहता है पोल जो रहता है उसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है, तो थोड़ा पाउडरी कलर उसमें हमें दिखाई देता है, तो इजीली पहचान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर या फार्मर भी बता सकते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बाम्बू पोल कौन सा है। दूसरा, और अगर हम देखते हैं कि उसका जो हाइट जो रहता है, जो ओल्डेस्ट बाम्बू के जो पोल पोल जो रहते हैं उससे बड़ा बड़ा रहते हैं, इससे भी हम आप गेज कर सकते हैं। तो पहला प्रैक्टिस है कि बाम्बू का सिलेक्शन जो है प्लम से करना, प्रॉपर करना जो जरूर है। उसके बाद 2 या 3 नोड में हम उसका कटिंग कटिंग करना चाहिए। कटिंग करने के बाद उसका फंगिसाइडल ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। फंगिसाइडल ट्रीटमेंट में जो फंगिसाइड यूज किया जाता है वो बाविस्टिन बाविस्टिन या मैंकोजेब जो है M45 जो है उसका यूज आप कर सकते हैं। एक बैरल में 200 लीटर का अगर बैरल हम लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम तक हम फंगिसाइड का घोल करके उसके फंगिसाइड ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद उसको जो आई आई या बर्ड जो रहते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी रहता है। तो उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट में हम IBA या 6 GA जो सॉल्यूशन रहते हैं वो उसका जिब्रेलिक एसिड का सॉल्यूशन हम यूज करके उसका डॉर्मेंसी हम ब्रेक करते हैं। वो करने के बाद हम फील्ड में इस टाइप का जो हम 4th नंबर का जो फोटोग्राफ्स हम दिख रहे हैं इसमें सीधा प्लांटेशन उसका करना है। डाल के उसके ऊपर मट्टी हमें डालना है, पानी देना है और मल्चिंग करना है। क्योंकि थोड़ा ह्यूमिड या ड्राई ह्यूमिड अगर वार्म कंडीशन उसको मिलता है तो उसका जो स्प्राउटिंग है वो जल्दी हमें मिल जाता है। तो इसका जो अगर पूरा टोटल पीरियड अगर हम देखते हैं तो बाम्बू का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो जो है हमें गर्मी के सीजन में करना चाहिए। उसका अप्रैल मई ये 2 महीना जो रहता है वो प्रॉपर रहता है। अप्रैल में अगर अप्रैल में हम अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसका जर्मिनेशन भी हमें ज्यादा मिलता है। जून जुलाई में क्लाइमेट चेंज हो जाता है या बारिश शुरू हो जाता है तो उसमें उसका जो जर्मिनेशन में कठिनाई आते हैं, उस परसेंटेज का जर्मिनेशन हमें नहीं मिलता है। तो अगर इस टाइप से हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है तो मार्च अप्रैल में हमें करना शुरू करना चाहिए। और ये जो है कि मार्च में अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट जो जो जुलाई आता है तो उसमें हमें उसका प्लांटेशन के लिए रेडी रहते हैं। तो एक मिनिमम 11-12 महीने का प्लांटिंग मटेरियल प्लांट जो इसके प्रोपोगेशन का टोटल पीरियड हमें इस मेथड में देना पड़ता है। लेकिन इस मेथड में अभी भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा शॉर्टेज है। लार्ज स्केल पे लोग डिमांड बहुत है, लेकिन इस टाइप का प्रोपोगेशन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इतना भी टीडियस नहीं है कि हम कर नहीं सकते। तो ये जो फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं कि हम फील्ड लेवल पे इसके इसका इस टाइप इस मेथड से भी प्रोपोगेशन किया है तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है और अभी मार्केट में ज्यादा इसका मटेरियल नहीं मिलता है। तो इस टाइप से जो हम मानगा या डेंड्रोकैलमा टॉक्सा की जो बात करते हैं, मेष बाम्बू की जो बात
करते हैं तो इस उस वैरायटी का प्रोपोगेशन हम कर सकते हैं। इस टाइप से किसी भी वैरायटी का प्रोपोगेशन हम कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो है मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें मैक्रो प्रोलिफेरेशन एक मल्टीप्लाइंग बाय राइजोम, जो अगर ये जो देख रहे हैं कि इस नर्सरी में रेज बेड से हम जब सीडलिंग निकालते हैं, ये 4 to 5 मंथ्स का नर्सरी है, तो इसमें भी हमें 10 फीट 15 फीट्स के सीडलिंग मिलते हैं। उस तो इसकी इसमें उसको हम अलग अलग करते हैं राइजोम को, और उसका नंबर्स भी बढ़ता है और इजीली वो अलग हो भी जाता है, फिर उसको पॉलिथीन बैग में ट्रांसफर किया जाता है। तो एक इसमें ये मेथड भी हमें यूज करना चाहिए। फिर एक बार पॉलिथीन बैग में रखने के बाद वो हम जून में हम उसको रेडी फॉर प्लांटेशन हो जाता है या मिल जाता है। नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ फोटोग्राफ्स और क्लियरिटी आने के लिए मैंने यहाँ लिया है। नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, सीड से भी ज्यादा कि इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो ये डहाणू जवार महाराष्ट्र में जो तहसील है उसके फोटोग्राफ्स है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टाइप से, या डिफरेंट 4 टाइप्स का नर्सरी एस्टेब्लिश का टेक्निक्स। दूसरा है इसके बाद की बाम्बू कल्टीवेशन, उसके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाम्बू का कल्टीवेशन के लिए हमें जो लैंड यूज करना है या लैंड का जो सिलेक्शन है, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल लेना चाहिए। वेस्ट लैंड प्रेफर करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग वाला जो लैंड रहता है वो नहीं लेना चाहिए, या पैडी फील्ड में हमें बाम्बू का प्लांटेशन सजेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें वो क्यों नहीं करना चाहिए, तो राइजम होने के कारण उसमें जो लॉसेस ज्यादा आ सकता है या रॉटिंग जो का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल हमें चूज करना चाहिए। या सॉइल पीएच, जो एसिडिक सॉइल में बाम्बू का कल्टीवेशन जो है या प्लांटेशन अच्छी तरीके से होता है, ग्रोथ अच्छा मिल जाता है। हॉट टू वार्म टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल रहते हैं, तो जब उसका प्लांटेशन सीजन जो है, तो जुलाई अगस्त में उसका अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो अच्छा सर्वाइवल मिलता है, अच्छी ग्रोथ हमें मिलता है। प्लांटिंग डिस्टेंस अलग अलग स्पीसीज पे का अलग अलग है, लेकिन लार्ज स्केल पे अगर हम देखते हैं तो एवरेज अगर हम देखते हैं तो 5 बाय 5 मीटर पे इसका प्लांटेशन किया जाता है। अगर 1 एकड़ की बात करते हैं तो 160 बाम्बू पर एकड़ 5 बाय 5 मीटर से हम लगा सकते हैं। जो अगर हम बाम्बू का अगर बात करते हैं, एक वैरायटी है 10 बाय 10 मीटर तक बाम्बू का प्लांटेशन किया जाता है, लेकिन वो बाम्बू का उसका हाइट भी ज्यादा रहता है, क्लम्प भी बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसको मार्केट में इतना डिमांड भी नहीं है। लेकिन जैसे हमने 10 वैरायटीज शुरू में कहा था कि उसको मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसका जो कल्टीवेशन है वो हम 5 बाय 5 मीटर पे कर सकते हैं। इसमें हमारा जो अप्रोच है बाम्बू का प्लांटेशन में, एज ए वाड़ी, जो भी अप्रोच हमने अभी तक जो लिया है, जो जो भी कल्टीवेशन किया है, तो बाम्बू का वाड़ी में हमने जो एग्री फॉरेस्ट्री प्लांटेशन में जो हम अप्रोच लेते हैं, उस सेम टाइप अप्रोच से हमने उसका प्लांटेशन किया है। तो पिट फार्मर सिलेक्शन, लैंड सिलेक्शन उसके बाद लेआउट, और लेआउट के बाद पिट डिगिंग। तो पिट साइज जो है 40 बाय 45 सेंटीमीटर या 60 बाय 60 सेंटीमीटर का पिट हमें लेना चाहिए। फर्टिलाइजर में बेसल डोज हमें देना चाहिए, 5 kg कंपोस्ट और प्लस 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट यूज करना चाहिए। इरिगेशन, प्रोटेक्टिव इरिगेशन अगर हम देते पहले 2.5 साल तक, अगर इरिगेशन प्रोटेक्टिव इरिगेशन अगर हम करते हैं तो उसका अच्छा ग्रोथ हमें मिलता है। अगर इरिगेशन अवेलेबल है तो उसका ग्रोथ, जैसे हमने फोटोग्राफ, ये सब जो फोटोग्राफ पहले देखा कि हमने ट्राइबल एरिया में किया है तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन के ऊपर किया है, तो रेगुलर अगर इरिगेशन मिलता रहता है तो उसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छे तरीके से मिलता है।
लेकिन और उसके उसके बाद फेंसिंग होना जरूरी है, क्योंकि ओपन ग्रेजिंग का प्रॉब्लम आता है टू प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल्स, क्योंकि इसका जो लीफ है वो एज ए फॉडर या जो एनिमल है वो खाते हैं, तो उसके कारण उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इस टाइप से बाम्बू का इजी है प्लांटेशन, लेकिन उसमें जो टेस्ट स्टेप्स है वो फॉलो हमें करना चाहिए। लेआउट प्रॉपर डिस्टेंस पे करना चाहिए। प्लांटेशन सीजन से जो जुलाई अगस्त में उसमें करना चाहिए। जो लैंड सिलेक्शन वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फिट डिगिंग करके बेसल डोज दे के अगर प्रोटेक्टिव इरिगेशन करते हैं तो बाम्बू का कल्टीवेशन सक्सेस होता है, अच्छी तरीके से होता है, ग्रोथ भी हमें अच्छा मिलता है। ये कुछ ब्लॉक प्लांटेशन के फोटोग्राफ से। आफ्टर केयर एक्टिविटी अगर हम देखते हैं, तो आफ्टर 12 मंथ्स 10 to 12 फीट हाइट ट्रिम लोअर सब ब्रांचेस अप टू 3 फीट। इसका मतलब कि हमें उसका जो लोअर ब्रांचेस जो आता है, सब ब्रांचेस जो आता है वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा तो हॉरिजॉन्टल दिखते, शुरू में दिखते हैं, तो उसको अगर हम ट्रिम करते हैं तो उस हमें अच्छा हाइट उसका मिल जाता है। न्यू शूट जो है उसका हाइट हमें अच्छा मिल जाता है। सॉइल अर्दिंग अप करना जरूरी जरूरी रहता है उसमें। तो उसका अगर सॉइल अर्दिंग अप अगर हम करते हैं तो सॉइल एरिएशन प्रॉपर होता है। तो लेकिन इसमें एक हमें केयर लेना चाहिए कि नॉट टू डिस्टर्ब राइजम सिस्टम ऑफ प्लांट। तो जो राइजम रहते ज्यादा ग्राउंड जो लेवल पे या डेप्थ पे हमें उसका सॉइल लूजनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो राइजम रहता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी तो सेम है कि उसको वीडिंग करना जरूरी रहता है। और फेंसिंग करना जरूरी रहता है। मल्चिंग अगर हम करते हैं तो इवापोरेशन लॉसेस, वाटर इवापोरेशन लॉसेस है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर हम वेस्ट लैंड पे या फॉरेस्ट एरिया में अगर करते हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, फायर ब्रेक्स शुड बी एस्टेब्लिश हमें करना चाहिए। तो भी तो अगर फायर का भी प्रॉब्लम होता है तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ इतना टेक्निकल आफ्टर केयर एक्टिविटी नहीं है, रेगुलर एक्टिविटीज है। सॉइल लूजनिंग है और वीडिंग या सैनिटेशन से और प्रोटेक्टिव इरिगेशन से ज्यादा पेस्ट या डिसीज का अटैक उसके ऊपर होता नहीं, या रेगुलर पेस्टिसाइड या फंगिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं नहीं रहती। अगर नीड बेस अगर जरूरत पड़ी तो ही, अदरवाइज उसको प्रेफर या रिकमेंडेड नहीं है। यील्ड और इनकम की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर the new plums will be a little taller than planted one। जैसा मैंने कहा था कि बाम्बू का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बाम्बू अगर हमें चूज करना है तो वो पहले से ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो ऊपर हम देखते फर्स्ट ईयर का जो का रहता है, तो जो उसके बाद जो न्यू प्लम्स जो आता है तो वो टॉलर रहता है या बड़ा रहता है। उसके बाद अगर हम बाम्बू की भी खासियत है कि 60 डेज पीरियड बिटवीन 60 डेज पीरियड बाम्बू ग्रोथ इन हाइट, तो उसको 60 डेज में उसका हाइट जो है प्रॉपर वो ले लेता है। प्लम्स कैन बी हार्वेस्टेड आफ्टर 5 years एंड देयर आफ्टर एवरी ईयर। तो इसका जो हार्वेस्टिंग जो है, तो या जस्टेशन पीरियड हम कह सकते हैं बाम्बू का, तो 5 साल होने के बाद जो अगर हम शुरू से मार्किंग करते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर का बाम्बू, तो फर्स्ट तो आफ्टर 5 ईयर जो फर्स्ट ईयर का जो बाम्बू रहेगा उसका हार्वेस्टिंग हमें करना चाहिए। तो एक बार अगर फिफ्थ ईयर के बाद अल्टर रेगुलर ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर हम उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद फिफ्थ ईयर का में फर्स्ट ईयर का बाम्बू, फिर सिक्स ईयर में सेकंड ईयर का बाम्बू हमें हार्वेस्ट करना है। अगर इसका अगर हम वेस्ट लैंड का अगर प्रोडक्शन देखते हैं तो 5 प्लम पर क्लम्प्स या 5 पोल पर क्लम्प्स मीडियम डायमीटर हमें मिलता है। तो पर एकड़ की बात अगर हम करते हैं तो 1000 बाम्बू पोल हमें मिलते हैं। होलसेल रेट पे अगर हम बात करते हैं, इनकम की अगर बात करते हैं, वैरायटी वाइज थोड़ा डिफरेंट रेट में डिफरेंशिएट में दिखाई जाता है। जैसे कि अगर लोकल का डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस एक स्पीसीज है, लोकली अवेलेबल है, वो यहाँ 25-30 रुपीज में उसको रेट मिलता है या सेल रेट उसमें मिलता है। लेकिन अगर हम बाम्बूसा सॉरी डेंड्रोकैलमस स्टॉक्साई की बात करते हैं जो मानगा
या मेश बाम्बू की बात करते हैं तो 40-50 रुपीज या 60 रुपीज में सेल आउट होता है। या टुल्डा जो है वो 50 रुपीज में, अभी अभी का जो मार्केट रेट हम ट्राइबल एरिया का अगर देखते हैं तो 40-60 रुपीज में बेचा जाता है। तो डिपेंड्स ऑन स्पीसीज है उसका। लोकल बाम्बू 25-30 रुपीज में बेचा जाता है, तो भी 30,000 रुपीज पर एकड़ हमें मिलता है। इसमें एक कि बहुत सारा कि इकोनॉमिक्स तो है, इनकम तो है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू में भी इसका इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल यूटिलाइजेशन है बाम्बू के, पोल है, उसके साथ साथ जैसे शुरू में हमने कहा कि हाउस हाउस कंस्ट्रक्शन में या एग्रीकल्चर में या इम्प्लीमेंट प्रिपरेशन में बाम्बू का यूज होता है। तो इसका जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। उसका जो यील्ड है वो स्टेबलाइज होता है 9 to 10 ईयर में। वो होने के बाद उसका रेगुलरली इनकम हमें मिलता रहता है। द एनुअल नेशनल एवरेज कल्टिवेटेड बाम्बू यील्ड्स बिटवीन 5 to 7 tons per acre है आफ्टर द फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग। Cutting will be done annually and would continue for 30 to 40 years with only maintenance। मेंटेनेंस करने के बाद, ज्यादा मेंटेनेंस तो नहीं है जो उसका एक है कि बाद में तो वीडिंग भी नहीं करना पड़ता है। एक बाम्बू का ग्रोथ अगर बढ़ जाता है तो वीडिंग की भी जरूरत नहीं रहता है, खाली इरिगेशन अगर हम देते रहते हैं तो भी हमें हर साल बाम्बू का जो यील्ड है वो मिलता रहेगा। उसके बाद कुछ हार्वेस्टिंग के भी मेथड्स है, ये भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। क्योंकि जो अर्लियर बाम्बू हमने अपने प्रोग्राम में भी होगा या हम देखते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग न होने के कारण उसके यील्ड पे उसका इफेक्ट होता है। तो उसके दो टाइप से हम बाम्बू का हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। पहला जो है, जो हम देख रहे हैं कि पहला फोटोग्राफ्स में रिमूवल ऑफ प्लम्स इन हॉर्स शूज मेथड इसको कहा जाता है। या हॉर्स शूज पैटर्न जो रहता है, उस बाम्बू का एक खासियत रहता है कि जो न्यू शूट जो आता है वो आउटर साइड से हमें मिलता रहता है। तो इसलिए उसका इनर साइड से हमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो आउटर साइड से न्यू जो शूट्स है वो हमें न्यू शूट्स आते आते आते। तो अगर इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से शुरू से अगर हार्वेस्टिंग मेथड मेंटेन करते तो ये उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है और वो इजीली हार्वेस्ट हम कर सकते हैं। अभी हम लार्ज स्केल पे अगर हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग करते नहीं और हार्वेस्टिंग ही नहीं करते, जब जरूरत होती है तब हार्वेस्टिंग करते, तो बाम्बू खींच के निकलना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड मेथड्स अगर हम देखते हैं तो टनल्स मेड फॉर डिवाइडिंग द क्लम इनटू फोर पार्ट्स में अगर हम तो 4 पार्ट में इसका डिवाइड अगर करते तो इस टाइप से भी हम अंदर से बाहर हार्वेस्टिंग करते आना चाहिए। तो ये दोनों टाइप से हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हॉर्स शूज पैटर्न जो है वो ज्यादा पॉपुलर है इसमें। और इसमें जो दूसरी एक है कि जो सिकल यूज किया जाता है या काटने के लिए जो सिकल यूज किया जाता है वो शार्प सिकल चाहिए और स्लैंटिंग कट कट देना चाहिए। और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं करना चाहिए, मिनिमम 1 फीट उसमें हाइट हमें मेंटेन करना चाहिए जब हम उसका कटिंग या हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग में क्लम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर हार्वेस्टिंग करना है तो टोटल हार्वेस्टिंग नहीं नहीं करना चाहिए। तो मार्किंग द एज एंड हार्वेस्टिंग एट ऑप्टिमम मैच्योरिटी, 60% हार्वेस्टिंग इंटेंसिटी, और वो हमें देखना चाहिए कि टोटल हार्वेस्टिंग हमें नहीं करना चाहिए। स्टंटेड एंड डिसीज शुड बी रिमूव्ड, ये एक है। the clump should be harvested at least one, preferably 2 nodes above the ground। 1 या 2 नोड्स पे हमें नोड्स पे इसका हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अबव द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड टच पे इसका हार्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो न्यू शूट जो आता है, एक तो राइजोम को इफेक्ट होता है और न्यू न्यू शूट्स आने में दिक्कत आता है, या अल्टीमेटली उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है या प्रोडक्शन पे उसका उसका इफेक्ट होता है। इसलिए उसका मिनिमम 1 फीट या 1 नोड पे उसका हार्वेस्टिंग हमें करना चाहिए। तो प्रॉपर क्लम्प मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होते हैं।
इसका अगर हम देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री का जो डिफरेंट मॉडल्स है, जो होमस्टेड में भी हम कर सकते हैं, फेंस में भी हम कर सकते हैं, ब्लॉक प्लांटेशन हम कर सकते हैं, या एग्रो फॉरेस्ट्री का ये इस टाइप के जो हमारे पेट सुरगाना में हमने प्लांटेशन किए है, तो या जो इसमें भी हम कर सकते हैं। इसमें जो अप्रोच लेना लिया है हमने, वो शेयर करता हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमने लिया है कि पहला एक तो है कि अवेयरनेस हमने किया था, या अवेयरनेस करना जरूरी है। इस अप्रोच से भी हम बाम्बू का जो प्रोग्राम है वो आगे लेके जा सकते हैं। तो अवेयरनेस में इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्टेशन इम्पोर्टेंस है, बाम्बू बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सा है उसमें, यील्ड और इनकम की बात हमने किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फार्मिंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था। तो शुरू में अवेयरनेस करना चाहिए, अवेयरनेस मीटिंग्स, मेड़ावा या रैलीज करना जरूरी है। उसके बाद थीमेटिक इनपुट्स में जो आता है कि प्रोपोगेशन टेक्निक्स जो है, क्योंकि नर्सरी एस्टेब्लिश दो टाइप्स का नर्सरी एस्टेब्लिश करने के करके सीडलिंग्स, वही सेम सीडलिंग्स से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कि प्लांटिंग मटेरियल बाहर से प्रोक्योर करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने दोनों ये दो जो टुल्डा जो स्पीसीज है उसका हमारे पास सीड नहीं था, इसलिए उस बाहर से सीडलिंग लिया था। लेकिन जो टॉक्साई था उसका नर्सरी वेजिटेटिव नर्सरी डेवलप करके प्लांटेशन किया है। उसमें थीमेटिक इनपुट्स में प्रोपोगेशन टेक्निक्स की बात किया था। बाम्बू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है, पीओपी जो हम कहते हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, डिटेल एंड टू एंड जो लोगों के साथ बात करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, एक्सपोजर, ये थीमेटिक इनपुट्स में देना जरूरी है। उसके बाद क्वालिटी इनपुट्स और टाइमली टाइमली क्वालिटी इनपुट्स प्रोक्योर करना चाहिए। उसमें क्वालिटी इनपुट्स का कहाँ का जरूरी होते हैं, तो नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट में न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन, पॉलीबैग, ग्रीस एंड फ्रेश बाम्बू पोल जो है उसका क्वालिटी इनपुट्स प्रोक्योर करना चाहिए उन्हें। उसके बाद प्लांटेशन सैपलिंग जो है वो उसका क्वालिटी इनपुट्स में आता है। लिटरेचर रिव्यू किया था कि उसमें बाम्बू स्पीसीज शॉर्ट लिस्टेड किया एज ए हाई वैल्यू एंड वर्थी फॉर जम प्लाजम प्लॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। कुछ बाम्बू के प्लांटेशन तो है ही, उसके साथ साथ जम प्लाजम का भी प्लॉट किए कि इस एरिया में, आपके एरिया स्पेसिफिक किस कौन सा बाम्बू ज्यादा परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कौन से बाम्बू का परफॉर्मेंस कम है, कौन सा बाम्बू का परफॉर्मेंस उस एरिया में अच्छा है, वो हमें साइमल्टेनियसली उसका भी अंदाजा आ जाता है। या नेक्स्ट प्लांटेशन अगर हम कर सकते हैं तो उसमें हम या उसमें जम प्लाजम प्लॉट का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी होता है, या रेफरेंस हमें मिल जाएगा रेडीली। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ बाम्बू प्रोपोगेशन में लिटरेचर रिव्यू की जरूरत होती है। एस्टेब्लिशमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बाम्बू इन सिटू जम प्लाजम प्लॉट, वो हमने अभी बात किया। उसके बाद फील्ड फैसिलिटेशन विजिट रेगुलर करना जो जरूरी रहता है, क्योंकि बाम्बू ट्रेडिशनल वे से उसका ग्रोथ और उसका सर्वाइवल मोर्टिलिटी अलग रहता है, और एज ए वाडी अप्रोच अगर हमने किया तो उसका ग्रोथ सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद रेगुलर रिपोर्टिंग है, मंथली एमपीआर है, क्वार्टरली एमपीआर, वो जरूरी है और हम करते ही रहते हैं हर एक प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में। बाम्बू प्री एंड पोस्ट प्लांटेशन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। जैसा कि इनिशियली सर्वे किया था, या सर्वे किया था कि उस एरिया में कौन सा स्पीसीज अभी अवेलेबल है, उस स्पीसीज के इनकम क्या है, यील्ड कितना है, लोगों का अवेयरनेस कितना है। तो इस प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद जैसा शुरू में क्या अप्रोच में जो कहा था वो उसके फोटोग्राफ्स है एक्चुअली। ट्रेनिंग मेड़ावा बाम्बू बेस्ड लाइडो प्रोग्राम फील्ड लेवल पे प्रोग्राम्स लिए थे, इन हाउस या फील्ड दोनों लेवल पे उसका ट्रेनिंग या मेड़ावा या रैलीज किया था। नर्सरी विजिट किया था, क्योंकि नर्सरी एस्टेब्लिश करना है तो उसका विजिट भी होना बहुत जरूरी है। बाम्बू के जो वैल्यू एडिशन करते कुछ ग्रुप्स उसको भी विजिट किया था। तो लोगों का आई ओपनर, या जो कहते हैं कि जो उसके डाउट्स होते वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बाम्बू का अभी जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, एक तो हट के लिए या ज्यादा कम ज्यादा वो इम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन चारकोल के लिए यूज किया जाता है, या बायोमास का पेपर के लिए, या एनर्जी में, तो बहुत सारा जो जो यूज करते हैं उसका इतना लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसलिए भी एक्सपोजर विजिट मायना रखता है।
फील्ड ट्रेनिंग फॉर नर्सरी एंड प्लांटेशन करना चाहिए। प्रोग्राम प्रमोशन के अलग अलग जो इवेंट्स है वो किया था। स्कूल बेस स्कूल में जो प्रोजेक्ट एरिया में या प्रोग्राम एरिया में जो स्कूल है, क्योंकि वही लोगों के बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, प्लांटेशन प्रोग्राम किया था। उसके साथ या करना चाहिए, तो उसका भी जो बच्चे जब घर जाते हैं तो एक अलग लुकआउट से बाम्बू प्लांटेशन को देखते हैं या आफ्टर केयर में वो ध्यान देते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाम्बू की प्री प्लांटेशन में अगर हम देखते हैं कि शुरू में जैसा कहा कि लेआउट, प्रॉपर लेआउट दे के पीट डिगिंग करके बेसल डोस में उन्होंने अपना ही कंपोस्ट और सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज किया था। ये कुछ लेआउट के फोटोग्राफ्स है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान करके करना चाहिए। वेस्ट लैंड है बिल्कुल, जहाँ कोई पहला कोई क्रॉप नहीं वो कर सकते, उसी लैंड पे फोकस किया है। बाम्बू पोस्ट प्लांटेशन में अगर हम देखते हैं तो अच्छा ग्रोथ मिला है। ये फोटो अगर हम देखते हैं तो ये टॉक्साई जो बाम्बू है उसके फोटोग्राफ्स है, ये दोनों भी लोगों ने स्टेकिंग भी किया है। अगर प्रॉपर अवेयरनेस होते तो स्टेकिंग जैसा वाडी को स्टेकिंग करते या मैंगो कैशू को स्टेकिंग करते, यस टाइप ने किया लेकिन सिंगल स्टेकिंग किया है। या अगर हम देखते हो तो यस टाइप का भी स्टेकिंग लोगों ने बाम्बू के प्लांटेशन को किया है, क्योंकि उसका हाइट प्रॉपर लिया है सीडलिंग ने भी, और हाइट भी बहुत फास्ट ग्रोथ है, इसलिए उसका स्टेकिंग करना जरूरी है। अगर लोगों ने भी किया है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अच्छी तरीके से उसका प्लांटेशन या ग्रोथ मिलना चाहिए तो करना चाहिए। ये बाम्बू पोस्ट प्लांटेशन है। उसके बाद का अगर हम फोटोग्राफ देखते हैं, समर सीजन के फोटोग्राफ्स है। बर्न प्लांटेशन किया है, ब्लॉक प्लांटेशन किया है। 17-18 का जो पहला प्रोग्राम आया था, उस प्रोग्राम में जो प्लांटेशन किया था उसके कुछ फोटोग्राफ्स है। 17-18 का मतलब अभी 5 साल का अगर हम देखते हैं तो फिर फिफ्थ ईयर में हुए वो प्लांटेशन है, तो अभी हार्वेस्टिंग उसका कर सकते हैं। यूजेस ऑफ बाम्बू, जैसे हमने पहले भी कहा है कि या उसके ऊपर गौर किया तो भी अगर देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ बाम्बू इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट। द रियल बेनिफिट्स एक्योर फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वो है। हैंडीक्राफ्ट्स में हम मैट्स कर सकते हैं, बहुत सारा वो पोटेंशियल है बाम्बू का वैल्यू एडिशन में। मैट्स कर सकते हैं, बास्केट कर सकते हैं, टूल्स, टॉयज, यूटेंसिल बना सकते हैं, फर्नीचर में बहुत। एक बाम्बू पोल अगर हम देखते हो तो 40-50 रुपीज को हम सेल करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन अगर हम करते हैं तो वही सेम बाम्बू तो 250 to 500 रुपीज एक पोल का हम कर सकते हैं, क्योंकि मैट्स में बास्केट का जो वैल्यू एडिशन अगर हम अगर उसका अगर देखते तो वो उसका वैल्यू वैल्यू बढ़ जाता है। अच्छा मुनाफा वो देता है बाम्बू। इसलिए हैंडीक्राफ्ट मैट से, बास्केट है, टूल से, टॉयज है, यूटेंसिल से, फर्नीचर लोगों को लोग कर सकते हैं। बाम्बू फॉर फूड पर्पज में है, ऑर्नामेंटल पर्पज में है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी बाम्बू का बहुत फ्यूचर में भी उसको अच्छा स्कोप आने वाला है। बाम्बू यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आइटम्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, मेडिसिनल पर्पज में है, यूज फॉर कॉटेज इंडस्ट्री में भी बहुत सारा पोटेंशियल है। इसेंस स्टिक में भी बाम्बू का है, अच्छा स्कोप है, तो बहुत सारा यूज है। हाउस मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में भी बाम्बू का यूज बहुत आगे जाके भी अच्छा स्कोप रहने वाला है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है बाम्बू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के। पिकल बनाया जाता है, हर्ट बनाया जाता है, फर्नीचर से, मैट से, हर्ट से, क्लॉथ से, जैसा कहा कि टूथपिक्स है, इसेंस स्टिक्स है, बास्केट से, बहुत सारा उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। कुछ गवर्नमेंट्स के तौर पे अगर हम देखते तो गवर्नमेंट भी लार्ज स्केल पे बाम्बू का प्लांटेशन को अभी प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए
नेशनल बाम्बू मिशन काम कर रहा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी जो है वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बाम्बू का कल्टीवेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बाम्बू डेवलपमेंट बोर्ड से बाम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया है। तो अगर लाइन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी बाम्बू का प्रमोशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था शिमला हिमाचल प्रदेश में, रिलेटेड टू प्रोपोगेशन एस्टेब्लिशमेंट का इसका फोटोग्राफ। तो ये जो है कि बाम्बू का नर्सरी नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट, कल्टीवेशन और यूजेस, इसके ऊपर हमने अभी बात किया था। धन्यवाद आंदळे जी। अगले सत्र में जाने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ सागर कड़ाव सर भी जुड़े हैं। वो भी एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर में। कड़ाव सर, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो इस वेबिनार में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ बोले। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट सेक्शन में टाइप करिए। यस सर। कड़ाव सर। या थैंक यू पूजा मैडम। और आज के इस वेबिनार में जो कैलाश जी ने जो बम्बू कल्टीवेशन के बारे में जो जानकारी दी है वो निश्चित ही आप सभी लोगों को मतलब हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है आजकल मतलब हम जो बायोप के अलग अलग प्रोग्राम जो है उसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें ये आप सभी लोगों को ये निश्चित ही कारगर साबित होंगे। हालांकि उन्होंने आज के इस वेबिनार में डिटेल में सब जानकारी दी है, और कि बाम्बू कल्टीवेशन किस तरह से करना चाहिए, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, कौन सी स्पीसीज है। तो ये बहुत सारे सवाल हमारे लोगों को रहते हैं कि जैसे कि आजकल बाम्बू का महत्व कार्बन फार्मिंग में भी ज्यादा अहम है, और आजकल बाम्बू के प्रोडक्ट को भी काफी डिमांड बढ़ रही है। तो इस हिसाब से बाम्बू कल्टीवेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम जो है हमारे किसान को हो सकता है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको जो कुछ क्वेश्चंस है उनके सवाल आज के इस वेबिनार के दौरान आए होंगे, और वो कैलाश जी से पूछना चाहते हैं या आप सब पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित ही पूछिए। धन्यवाद सर। और एक शेयर करना था कि हमारे साथ गिरीश सोनी सर भी जुड़े हैं। वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं बायफ के और अभी ट्रस्टी के तौर पे बायफ के साथ अभी भी जुड़े हैं। तो सोनी सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो। मंगेश, उनको प्लीज प्रमोट करिए पैनलिस्ट में। हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर। ओके। अच्छा कैलाश, अच्छी तरह से आपने ये प्रेजेंट किया। हमारा एक ही सुझाव है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट था उसमें नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में एक महत्व का भाग था, तो आप थोड़ा जरा विस्तार नर्सरी मैनेजमेंट के जो आप गाइडेंस दे रहे हैं उसमें करिए, तो इससे आसानी होगी। लोगों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की उम्मीद तो सब लोगों को है, क्योंकि कल्म्स काफ़ी जगह अलग अलग वैरायटीज़ के है अवेलेबल, लेकिन उसका जानकारी अगर आप थोड़े और डिटेल में दे देंगे तो लोग अपना सकेंगे। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट में टाइप करिए। केसरकर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट रफली पर एकड़ एट फर्स्ट टाइम प्लांटेशन स्टेज एंड मेंटेनेंस पर ईयर। अंधे सर, आपके लिए क्वेश्चन है। What is the all-inclusive cost roughly per acre at first time plantation stage and maintenance per year? हमारा जो एक्सपीरियंस है कि 30,000 रुपीज पर एकड़ में हमने इसका प्लांटेशन किया है पर एकड़ में, 30 to 40,000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट।
और मेंटेनेंस का भी पूछा उन्होंने। मेंटेनेंस का ज़्यादा नहीं आएगा सेकंड ईयर से, क्योंकि खाली सैनिटेशन का पार्ट उसमें आता है। लेकिन फॉर एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा मायना रखता है। सेकंड ईयर से उसका मॉनिटरिंग पार्ट आता है। लेकिन अगर कॉस्ट में ही लेना है तो 15,000 रुपीज़, 15 to 20,000 रुपीज़ पर एकड़ हम ले सकते हैं, वो विथ मैन पावर। जगदीश जी का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं बाम्बू प्लांटेशन इन हिली रीजन्स 2000 to 4000 meters with respect to providing strength to soil to stop। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, अगर आपके समझ में आया तो आंसर दे दीजिए। बाम्बू ये मैं प्लांटेशन इन हिली रीजन्स 1000 to 4000 meter with respect to providing strength to soil to stop erosion। इनका कहना है कि जो हिली रीजन है उसमें जो रेनफॉल है 2000 से 4000 मिलीमीटर होता है। सो उस कंडीशन में अगर बाम्बू लगाया जाए तो उसमें सॉइल एरोजन स्टॉप करने के लिए मतलब उसमें स्ट्रेंथ है क्या, ऐसा उनका सवाल है जगदीश जी का। कर सकते हैं उस एरिया, हायर रेनफॉल एरिया में बाम्बू का प्लांटेशन। अपना एक्सपीरियंस भी है, जो कोंकण एरिया में अगर हम देखते हैं तो उस 4,000 तक नहीं है बारिश, लेकिन 3,000 मिलीमीटर तक बारिश में हम पालघर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जगदीश डॉक्टर जी दूसरा ऐसा है कि निश्चित ही अगर हम ये बाम्बू प्लांटेशन करते हैं कि हिली रीजन्स में, तो उसमें कोई भी प्लांटेशन में सॉइल एरोजन स्टॉप करने में मदद ही होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर पारितोष मिश्रा पूछते हैं कि बॉम्बू प्रोडक्शन यूपी में क्या सजेस्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सी वैरायटी यूपी एरिया में सही रहेगी? यूपी में उसका प्लांटेशन हम सजेस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे शुरू में कहा कि लैंड सिलेक्शन मायने रखता है, खाली उसमें क्लाइमेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरी बात जो है कि वैरायटी की बात करते हैं तो मेश बाम्बू या टॉक्साई बाम्बू जो है, या हमने जो लिस्ट किया दिया था 10 वैरायटीज हमने जो आइडेंटिफाई किया था, किए इसमें ये वैरायटीज आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक खुद का तो तजुर्बा है कि बाम्बूसा टुल्डा जो है आगे जाके उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका स्कोप रहने वाला है। उसके साथ साथ बाल्कोवा बाम्बू जो है उसको भी स्कोप रहने वाला है। उसका बायोमास जो है, अगर बायोमास की अगर बात हम करते हैं तो, या पल्प की बात हम करते हैं, एनर्जी की अगर बात हम करते हैं तो बाम्बूसा बाल्कोवा करना चाहिए। स्पेसिफिक पर्पज, हमें पर्पज के लिए वैरायटीज हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर हमारा अगर मकसद बायोमास है, एनर्जी प्लांट है या पल्प है, तो बाम्बूसा बाल्कोवा जो है या भीमा बाम्बू जो कहा जाता है उसको करना चाहिए। अगर इसे स्टिक के लिए करना है तो बाम्बूसा टुल्डा का करना चाहिए। मल्टीपर्पज है तो मेश बाम्बू या मानगा बाम्बू है, वो हम कर सकते हैं। या उसके साथ साथ जो रेगुलर हमने जो लिस्ट किए वो 10 बाम्बूज भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अल्टीमेटली एम जो है वो क्लियर चाहिए कि आपको किसके लिए आप बाम्बू का प्लांटेशन कर रहे हैं। ओके एक नरेश। सवाल है, एक सवाल है मेरा, पूजा कर सकता हूँ तो? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैलाश, एक सवाल ये था कि मेष वैरायटी जो है उसको अभी अभी अलग स्पेसीज के रूप में मान्यता यस मिली है। यस सर, यस सर। तो ये जो मेष वैरायटी है उसमें और मांगा में प्रोपोगेशन टेक्निक में कुछ फर्क है क्या? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, फर्क नहीं है। उसके कैरेक्टर अलग है लेकिन प्रोपोगेशन टेक्निक्स में फर्क नहीं है। अच्छा। नरेश कुमार जी पूछते हैं कि सदर्न राजस्थान के लिए कौन सी वैरायटी सही रहेगी? उसकी सोर्सेस सीड अवेलेबिलिटी की है क्या सदर्न राजस्थान में? और पॉसिबिलिटी है क्या कि वो साइड प्लांटेशन की तरह किया जाए? सदर्न राजस्थान के लिए सूटेबल वैरायटी, उसका सीड अवेलेबिलिटी एंड वो साइड प्लांटेशन कर सकता है क्या? साइड प्लांटेशन, या अगर आपको बॉर्डर प्लांटेशन कहना है तो बॉर्डर प्लांटेशन भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि जैसे कहा कि वैरायटी सिलेक्शन जो है, ये जो वैरायटी वो नेशनल लेवल पे रिकमेंडेड या नेशनल बाम्बू मिशन
हमने रिकमेंडेड वैरायटीज किया है, बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन हमने बायो लेवल पे वो पूरा ध्यान रखते हुए ये 10 वैरायटीज का सिलेक्शन किया है। दूसरा है कि सीड अवेलेबिलिटी जो है, तो राजस्थान में भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि प्रॉपर उस एरिया में कौन सा वेंडर्स है, लेकिन सीड अवेलेबिलिटी हो जाएगा। अदरवाइज हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जाना पड़ेगा। या दूसरा ये भी देखना चाहिए कि आपके एरिया में पहला एक डेटा अगर लेते हैं कि किस टाइप का बाम्बू का प्लांटेशन है उस एरिया में, वो अगर ये भी हमें मिलता है एक रेडी रेफरेंस में, तो हम प्रॉपर वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका यूज जो है लोकल बाम्बू जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल यील्ड वाला या पोटेंशियल इनकम वाला मल्टीपर्पज वाला स्पेसिस हमें सिलेक्ट करना चाहिए उसमें। और ये जो स्पीसीज हम देख रहे हैं उसमें वो कैरेक्टर्स है सर। हाँ बोलिए। मनीष कुमार तिवारी पूछते हैं कि 10 से 15 फीट टॉल वैरायटी बाम्बू की कोई है क्या? द फीट में अगर बात, ये सब जो है जो स्पीसीज हमने लिस्ट आउट किया है वो अबाउट 20 फीट उसका हाइट्स है, तो 10 फीट तो इजीली मिल जाता है। 10 फीट या 15 फीट में कोई प्रॉब्लम नहीं बाम्बू को हाइट लेने में। मकरंद केसरकर पूछते हैं एनी एफिलिएट एजेंसी विच कैन हेल्प प्रिपेयर डीपीआर as I am looking forward to plantation at तालुका लांजा रत्नागिरी। तो थोड़ा देखना चाहिए कोई एजेंसी, या हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। और काफी लोगों का प्रश्न है कि ये पीपीटी या फिर प्रिंटेड मटेरियल अगर आप शेयर कर मेरे सकते हो मेरे तो। पास उसके नोट्स निकाले हुए हैं, मराठी में भी है और इंग्लिश में भी, वो मैं आपको सर्कुलेट करता हूँ। तो उसमें मैं डिटेल दिया जिन्होंने है। प्रश्न पूछा है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक ईमेल कर सकते हैं कैलाश आंधळे सर को, और वो ईमेल पे आपको जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो शेयर कर देंगे। आंधळे सर, आपका ईमेल आईडी अगर आप टाइप कर सकते हो चैट सेक्शन में, तो सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए और ईमेल करिए आंधळे सर को, वो शेयर करेंगे जो भी मटेरियल है उनके साथ। यस यस, मैं मेरा ईमेल शेयर करता हूँ। टी ओलिवेरी कैन मेक ऑन बास्केटरी, ये क्या प्रश्न है? वेयर फ्रॉम दिस ओलिवरी वो रेफरेंस? स्पेसीज है बाम्बू की, वो उससे बास्केट किया जाता है, कि शायद उनका क्वेश्चन होगा। किया जाता तो है उसका, क्योंकि बाम्बू का ये कि बास्केट के लिए अगर आपको बाम्बू का स्पेसीज लेना है या बाम्बू लेना है, तो उसका इंटरनोड का डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इंटरनेट का अनइवन इंटरनोड्स नहीं चाहिए। इवन इंटरनोड्स अगर आप लेते हैं तो बास्केट का जो स्ट्रिप्स का लेना पड़ता है वो इजीली मिलता है और मैक्सिमम मिलता है, उसमें वेरिएशन मिलता नहीं। तो ओलिवरी जो है उसका बास्केट में यूटिलाइज आप कर सकते हैं। अब और किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तब तक आंधळे सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ईमेल आईडी यस शेयर कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल या पीपीटी चाहिए बाम्बू रिलेटेड तो प्लीज ईमेल करिए आंधळे सर को, वो आपको शेयर कर देंगे ओवर ईमेल। उसमें मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी एडिशनल फोटोग्राफ्स जैसे सोनी सर ने कहा है, और उसके जो पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, वो भी उसमें देता हूँ। और किसी का कुछ प्रश्न है तो हम और 1 मिनट रुकेंगे। Why wrong you told for T. Oliveri? I am from Tripura. आंध्र सर ये शायद पूछ रहे हैं कि ये टी ओलिवेरी त्रिपुरा में नहीं चलता है या तो। हाँ, शायद उन्होंने बास्केट के बारे में कुछ पूछा था ना, यस, बास्केटरी ये के बारे अलग है में। कोई। हम्म। ओलिवरी से बास्केट बना सकते हैं, एक वो पहला शायद क्वेश्चन होगा।
लेकिन एरिया स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा कि पहला हमें बेसिक सर्वे करना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सा बाम्बू का जो ग्रोथ है या पोटेंशियल है वो हमें देखना चाहिए। और दूसरा कि हमने जो बायप लेवल जैसे 10 वैरायटी जो निकले थे बायप का जो प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ चल रहे हैं 14 स्टेट्स में जहाँ चल रहा है उस एरिया में के लिए पोटेंशियल देखते हुए लिया था। त्रिपुरा में अगर हमें थोड़ा देखना चाहिए कि वहाँ किस वैरायटी को ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ भी अच्छा है, पोटेंशियल भी अच्छा है और उसका यील्ड भी अच्छा है, आगे जाके यूटिलाइजेशन वो भी हो सकता है। उसका थोड़ा डेटा सर्वे अगर हम लेते हैं तो उसके बाद हम वो स्पेसिस सिलेक्ट कर सकते हैं। सर ये समीर जी कह रहे हैं कि बास्केटरी बेस्ड नेवर मेक फ्रॉम टी ओलिवेरी। ये वो किया जा सकता है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, उनका होगा तो आई डोंट नो। बास्केटरी वाइफ का स्ट्रिप निकल एक्सपीरियंस है कि इस वैरायटी से स्ट्रिप बास्केटरी की जा सकती है, ऐसे आंधळे सर का कहना है। इट इज वाइफ्स एक्सपीरियंस। एक्चुअली हर वैरायटी का स्ट्रिप्स हम निकल सकते हैं, स्ट्रिप्स निकल सकते हैं तो बास्केट बनाया जा सकता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर बोलिए। मेरा ये था अंजलि साहब से पूछूं। अभी रिसेंटली हमको एक नर्सरी का प्रोजेक्ट मिला है नागौर, जो सेमी एरिड डेजर्ट जोन में आता है। वहां के लिए कौन सी सूटेबल बेम्बू प्लांट मतलब वैरायटी हो सकती है जो कम पानी में स्टेब्लिश हो सके? तो जैसे मैं दो बार जो कहा है कि आपको थोड़ा एरिया बेस थोड़ा बेसिक सर्वे करना चाहिए। अदरवाइज ये वैरायटी जो है एक जम्मू कश्मीर अगर छोड़ते हैं उस एरिया में तो बाकी एरिया में सुटेबल है कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। अब पहला वैरायटी जो वैरायटी किस पर्पस के लिए लगाया जाता है उस पर्पस को देखते हुए आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। अदरवाइज बाम्बू तो आता है, वो खाली स्पेसीज अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल। मेन तो बाम्बू का बाम्बू है, तो बाम्बू तो आता आता है। खाली अब जो हम की टुल्डा अच्छे अच्छा एक अच्छी वैरायटी तो आगे जाके उभर के आएगी। बाम्बू सा जैसा कि मानगा या टॉक्सा है उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज वैरायटीज है, टुल्डा भी सेम वैरायटी जो आप कर सकते हैं। रानी जी पूछ रहे इज देयर एनी सर्वे, एरिया वाइज सर्वे अगर कुछ किया है ऑन वैरायटी फॉर सिंधुदुर्ग? नहीं, ऐसा रेडी सर्वे नहीं है मेरे पास, ये अपने पास करना पड़ेगा आपको, आपका तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का या रीजन का। तो लेकिन आप अगर सिंधुदुर्ग की बात करते हैं तो जैसे सोनी सर ने भी कहा कि मेष बाम्बू जो है वो लार्ज स्केल पे सिंधुदुर्ग या कोंकण में देखा जाता है, तो मेष बाम्बू आप कर सकते हैं या रिकमेंडेड है। टुल्डा भी रिकमेंडेड है। मानवेल जो है ट्रिक्टस है वो भी हमें दिखाई जाता है। लेकिन लार्ज स्केल पे कोंकण में अगर पोटेंशियल बाम्बू स्पीसीज है तो इसलिए जो पालघर की बात आती है, पालघर डानू जवार कोंकण एरिया में ही आता है, वो कोस्टल एरिया में, तो वहाँ अच्छी तरीके से हमें ग्रोथ उसका मिल रहा है टुल्डा का भी। और एग्जिस्टिंग है ही बेस्ट बाम्बू जो है या मानगा बाम्बू जो है वो इस एरिया में एग्जिस्टिंग है, तो वही उस लेकिन उसका सीड अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके हम मल्टीप्लाई करके एक स्ट्रक्चर्ड प्लांटेशन हम अभी कर रहे हैं। जगदीश जी पूछते हैं विच बाम्बू स्पीशीज इज बेस्ट सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग एस कवरेज मल्चिंग फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर विथ रिस्पेक्ट टू फार्मिंग इन हाई अल्टीट्यूड रीजन्स? आप बाल्कोआ बाम्बू की तरफ जा सकते हैं इस अगर ऐसा है तो। और किसी के अगर कुछ प्रश्न हैं तो वो आंधळे सर को ईमेल कर सकते हैं, तो वो ईमेल पे भी आपको आंसर देंगे। और जिनको मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल या पीपीटी चाहिए वो भी लिख सकते हैं उनको।
तो इसी के साथ मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज का वेबिनार कंक्लूड हुआ। उसके पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आंधळे सर को, कड़ाव सर को और सोनी सर को ज्वाइन करने के लिए और अपने इनपुट्स देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।